कि जो उनको लगे अच्छा कैंडिडेट जो उनके गांव का विकास करेगा, 5 साल उनके साथ रहेगा, उसको ही वोट दें। ना कि अभी जैसे हमें बताया जा रहा है कि पता चलता है कि कुछ लोग प्रलोभन दे रहे हैं, कुछ तरह तरह की चीज़ें बांट के जो कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जिसकी नीयत अभी से ऐसी है तो वो बाद में 5 साल क्या विकास की बात करेगा। तो मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि आप उसको वोट दें जो आपके क्षेत्र का विकास करें। अदरवाइज़ हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं जाके कि जगह जगह पे गड्ढे हैं, रोड्स गांव वगैरह में कूड़ा का कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से तो उन्हें देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को ही वोट दें जो उनके साथ दें। इसी कड़ी को और मतदान को निष्पक्ष निर्भीक बनाने के लिए हम लोग जगह जगह जितने भी पोलिंग सेंटर्स हैं उसमें जा रहे हैं। स्पेशली जो सेंसिटिव प्लस हाइपर सेंसिटिव जो हमारे बूथ्स हैं उनमें मैं और जो सीओ साहब हैं, हमारी तहसील की टीम, पुलिस की टीम मिल के जाते हैं हम लोग वहाँ पे और उस गांव के जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके घर भी जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि इस तरह से कुछ नहीं करना, अदरवाइज़ हम लोग बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। और एक दो जगह जैसे हम लोग कल उलाऊ गए थे तो वहाँ पे कुछ जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बैनर्स वगैरह लगा के रखे हुए हैं, तो हमने उनके बैनर्स भी हटवाए हैं और सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि आचार संहिता पूरी तरह से प्रभावी है। तो अगर आप किसी भी तरह का उसका उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगरा में जिस तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से आगरा प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ रहा है। आगरा कैंट स्टेशन की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां कोरोना से बचने और गाइडलाइंस का पालन होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आगरा कैंट स्टेशन से ही विभिन्न राज्यों से आने वाले लोग शहर में प्रवेश करते हैं। लिहाजा सरकारी गाइडलाइन का पूरा पालन हो, इसी को ध्यान में रखते हुए आज आगरा कैंट स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया और लोगों को जागरूक भी किया। साथ ही जो यात्री बिना मास्क के घूम रहे थे उनको मास्क वितरित किए गए और उनको चेतावनी भी दी गई कि आगे वे मास्क लगाकर ही भ्रमण करें ताकि इस अदृश्य बीमारी से बचा जा सके। देखिए, कोरोना का जो सेकंड फेज़ है आप देख रहे हैं कि काफ़ी भयावह रूप लेता जा रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कई ज़िलों में जो है रात का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसको आपको देखते हुए हमने अपने स्टेशन पर जो कोरोना का पहले प्रोटोकॉल था उसका पूरा पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, ये इस बात को इंश्योर करना कि जो भी स्टेशन पर आएगा वो प्रॉपर मास्क लगाया हो। अगर मास्क उसके पास नहीं तो हम अपनी तरफ से उसको मास्क अवेलेबल करा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग इसका भी पूरा पालन करना ये सुनिश्चित करा रहे हैं। जो कोरोना का सेकंड फेज़ है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग करीब 30 से 35 गाड़ियाँ आरपीएफ स्कॉट करवा रही है, करीब 60 गाड़ियाँ जीआरपी स्कॉट करवा रही है। हम लगातार हमारा जो स्टाफ है उनको हम ब्रीफ कर रहे हैं कि वो यात्रियों को जो कोच में बैठे हुए हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने, मास्क लगाने और सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करने हेतु जागरूक करें। स्टेशन एरिया में अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क मिलता है तो उसको मास्क उपलब्ध कराया जाए। ऐसे लोगों की एंट्री स्टेशन परिसर में ना होने दें जिनमें फेस मास्क ना लगाया हो। लोगों के ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है? अभी फिलहाल जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है, लोगों को केवल मास्क वितरित किया जा रहा है। जो बिना मास्क के यहाँ आ रहे हैं उनको मास्क वितरित किया जा रहा है। अगर इस प्रकार से रहा तो आगे फिर अगर इस प्रकार से करते हैं लगातार लोग तो फिर कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में काफ़ी शिकायतें आ रही थी और हम अक्सर देखते हैं कि चौराहे पर बहुत ही अतिक्रमण का माहौल हो जाता है। तो हमने यहाँ के अधिशासी अधिकारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी के साथ बैठकर इसी चैम्बर में हम लोग 2-3 बार मीटिंग कर चुके हैं। एक प्लान उनको दिया गया है कि कैसे कैसे किस किस ब्लॉक में वो किस चीज़ को लगाएंगे, टेम्पो टैक्सी जो भी है वो कहाँ पे लगाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि वो विदिन 7 डेज टाइम फ्रेम ये कर लेंगे और उसके बाद हम लोग खड़े होकर उस चीज़ को करेंगे। तो अभी ये जो काम है वो ईओ साहब के पास है, वो कर रहे हैं। पंचायत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और आज हम हाल बताएंगे आपको पंचायत का, क्योंकि पंचायत का चुनाव इस समय ज़ोरों पर है, सरगर्मियां तेज़ हैं। पहले ये तस्वीरें दिखा दूं मैं, मोहम्मदाबाद ग्राम पंचायत है ये। यहाँ पर क्या हाल है, कभी अंग्रेज़ों के समय में ये रियासत हुआ करती थी और लेकिन हम आपको दिखाते हैं गांव में कितने प्रतिष्ठित लोग भी रहे हैं।
ये बोर्ड में दिखा दूं आपको, गांव की गरिमा डॉक्टर गीता गुप्ता, डॉक्टर गीता गुप्ता के नाम से मार्ग है। लेकिन यहाँ के हालात देखिए, मैं दिखा दूं आपको किस तरीके से ये यहाँ जल भराव है। और गंदगी की बात करें तो पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं। और आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं कि क्या कहना है उनका इस चुनाव को लेकर और क्या चाहती है गांव की जनता की, गांव की सरकार जो बने वो किस तरह की हो, गांव की सरकार कैसी हो, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं गांव के। सबसे पहले प्रधान जी, आपने एक दौर प्रधानी का जिया है खुद जी, आप प्रधान रहे हैं, कैसा प्रधान होना चाहिए गांव का इस समय? प्रधान ऐसा होना चाहिए जो गरीब जनता की आवाज़ को बुलंद करे। दूसरी चीज़, जो सरकार की योजना है उनको जनता तक, गरीब जनता तक पहुंचाए, वो उनसे लाभान्वित हों। और दूसरी चीज़, जो विकास हो रहा है रूरल मिशन के अंतर्गत ये गांव गोद लिया हुआ है, उस प्रकार से जो विकास 1-1.5 साल पहले होना चाहिए वो आज की डेट में स्टार्ट हुआ है। वो पैसा पड़ा हुआ है ररवन के तहत जो पैसा है, रूरबन, हाँ ररवन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पंचायतें चुनी गई थी उनमें अच्छा पैसा भेजा था सरकार ने विकास के लिए। चुनाव गया था उसमें, तो क्या विकास हुआ उसमें? उसमें विकास ही हुआ है, एक मजरे का विकास हो गया है। बाद बाकी जो विकास है, विकास की गति बहुत लेट है। यहाँ तो विकास थोड़ा अब स्टार्ट हुआ है, आके लास्ट में स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। मेरा सवाल आपसे ये, आप काफ़ी समय तक प्रधान रहे, लेकिन इस समय क्योंकि सरकार भरपूर पैसा दे रही है विकास के लिए गांव के, क्या उस स्तर पे विकास हो पाया है? दूसरी चीज़ ये है कि एक टंकी है हमारे यहाँ जिसकी पाइपलाइन की जो मानक के हिसाब से डाली नहीं गई, न हम लोगों को उस टंकी का पानी मिलता है। और वो जिस स्पॉट पे खड़े हुए हैं उससे कम से कम 20 फीट नीचे है। हमें एक टंकी की व्यवस्था चाहिए इधर, जिससे पानी की, पेयजल की समस्या बहुत बड़ी है। आदमी बहुत परेशान है पानी से। अभी नल और कूप तो है नहीं, और समर से ही भरता है पानी, कहाँ से लाएगा पानी? बिजली चली जाए 4 दिन के लिए तो बत्ती पानी नहीं मिल पाता है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप क्या चाहते हैं, कैसा प्रधान होना चाहिए? साहब, प्रधान होना चाहिए एक तो जाति बंधन से ऊपर और निष्ठावान, बढ़िया, योग्य, जो क्योंकि अपने गांव की विडम्बनाएं जो अब तक प्रधान भये सब जातिवाद के आधार पर भये, कोई जा सोचते ना भयो कि बढ़िया कार्य करे, या ऐसे जिससे जातिवाद से उठ के चुनाव करें, बढ़िया व्यक्ति को चुने जिससे विकास कार्य हो। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे क्या नाम है आपका? नरेश शर्मा है सर। हाँ नरेश जी, आप कैसा प्रधान चाहते हैं गाँव का, कैसा प्रधान होना चाहिए? विकास ऐसा होना चाहिए बढ़िया, सबसे हाँ। लोग शराब के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, या पैसे के नाम पे लड़ रहे हैं, या जाति के नाम पे लड़ रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। तो कैसा प्रधान जो प्रधान हुए उनने कुछ काम किए हैं? अभी तक तो नहीं किए। नहीं किए हैं। देखो कितनी गंदगी दिखाई दे रही है, आपको भी देख रहे हो। प्रधान जी, आप वैक्सीनेशन को लेकर बात कर रहे थे, अब वैक्सीनेशन को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं? वैक्सीनेशन को लेकर समस्याएं, जो स्पॉट अभी दिया गया है स्थल टीकाकरण के लिए, वो पंचायत भवन दिया गया है, जो कि पंचायत भवन रोड क्रॉस करके है। वहाँ तो 65 साल का, क्या 40 साल के आदमी को निकलने में भी परेशानी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि प्राइमरी पाठशाला पे एक स्थल किया जाए, मोहम्मदाबाद में एक बन्ना में प्राइमरी पाठशाला पे स्थल किया जाए, जिससे सभी लोग उसका टीकाकरण का लाभ ले सकें। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं आसानी से जा सकें वहाँ पे। क्योंकि एसएमसी के तहत शिक्षा यानी प्राथमिक विद्यालय जो है वो प्रधान के अधीन ही है, प्रधान उनकी देखरेख करते हैं। प्रधान ही पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। मिड डे मील प्रॉपर बट रहा है, नहीं बट रहा है, बच्चों को खाना दिया जा रहा है। क्या पिछले 5 साल में या इससे पहले जो प्रधान रहे हैं, क्या उन्होंने इस व्यवस्था पर ध्यान दिया है? क्या प्रधानों को मूल अधिकार पता है अपने? अब ये तो साहब उनकी सोच के ऊपर है। मेरे को तो पता है मूल अधिकार क्या होते हैं प्रधान के, प्रधान का दायित्व क्या होता है वो भी पता है। मैं सन 2000 में प्रधान था। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा बिना किसी का नाम लिए, मौजूदा उम्मीदवारों में से क्या आपको लगता है कि इनमें ऐसी जागरूकता है कि जो वाकई पंचायती राज व्यवस्था को समझता हो या पढ़ा हो, या फिर किस जो गांव की परिपाटी है उससे अलग हटकर एक नई पंचायत राज व्यवस्था में जब प्रधान चुन के आए तो वो काम करे? पंचायती राज व्यवस्था के तहत तो आज तक किसी प्रधान ने काम किया ही नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था एक छोटी सी इकाई है। एज ए संसद हमारा एक छोटा संसद है, बिल्कुल ठीक है। उसके तहत तो हमारी टूंडला के नज़दीक होते हुए ग्राम पंचायत आज तक किसी प्रधान ने ऐसी, जैसे भूमि संबंधी मामले हैं, बहुत सी समस्याएं
हमारे यहाँ भूमाफिया सक्रिय है, ठीक है। तो ये समस्याएं, इन पर किसी ने काम नहीं किया आज तक। तो इस बार प्रधान ऐसा चुन के आना चाहिए जो जागरूक हो, पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा हो, जागरूक हो, जो सारी जनता को साथ लेके चले, उनकी समस्याएं सुने, जन जन से संपर्क करे, ऐसा प्रधान चाहते हैं हम। आज भी आज़ादी के करीब 70 ईयर्स बाद भी आज भी गांव में वही व्यवस्था कायम है। अगर बात करें विकास की तो विकास से गांव अछूते हैं। अब लोगों को उम्मीद है कि जो नया प्रधान बने वो विकास परक हो, जागरूक हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर यह चुनाव जाति के बंधन से टूटता है या शराब जैसी तमाम जो भ्रांतियाँ और तमाम दिक्कतें जो चुनाव में आती हैं उनसे अलग हटकर क्या वाकई कोई जागरूक प्रधान चुना जाएगा या नहीं। रंजीत गुप्ता, APC न्यूज़, फिरोजाबाद। पंचायत चुनाव के पंचायत राज की बात करने APC न्यूज का कार वहां पहुंचा फिरोजाबाद जनपद के टूंडला ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहम्मदाबाद में। 3 गांव की पंचायत मोहम्मदाबाद, नगला बन्ना और नगला कुमरान इस गांव पंचायत के निर्णायक मतदाताओं वाले गांव हैं। गांव की मुख्य सड़कों और गलियों में प्रत्याशियों ने अपने प्रचार के होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगा दिए हैं और घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मतदाताओं की बात करें तो गांव में पसरी गंदगी और सड़कों का बहता पानी मतदाताओं के गुस्से का सबसे बड़ा कारण है। जैसे कुछ पे कुछ झगड़ालू प्रधान होते हैं, कुछ गुंडा तत्व के प्रधान होते हैं कि दबाव बनाते हैं जनता के बीच। वो जनता निरपक्ष होनी चाहिए, जनता गरीब को परेशान न करना चाहिए। ये बढ़िया आदमी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, इससे बढ़िया हमारे जनता को विकास होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए। अभी इससे पहले जो प्रधान रहे उन्होंने कुछ विकास कराया गाँव में? हमारे गाँव के अंदर कुछ नहीं कराया। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है, रो रो के कह के चिल्ला के। पानी की कोई सुनाई है नहीं है। पानी जालंग गली में भी नहीं है, भी तो सारे लट्ठा भी टूट रहे हो कब। अरे हाँ, सबरे गाँव में की होगी वो तो। और जैसे टंकी बनी रखी है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले नंबर तो पहले पानी की है। पानी के बाद में जो कहा है विकास गली खरेंगे तो जो भी रह गए सो होंगे ही होंगे, है या नहीं चाहिए। और ये गंदगी तमाम पड़ी हुई है, कोई सुनाई है नहीं है। मैदान में प्रधानी में आते हैं 7 हैं, प्रधानी में 7 हैं। इधर देखो, इधर। हाँ, 7 है। अब तुम्हें इन 7 में से कैसा प्रधान चुनना है? कौन ऐसा प्रधान चुनना है जो बढ़िया हो, जो ये जब देख रहे हैं कितनी नाली हटी हुई डली है, रोड पे पानी चल रहा, सारा चल रहा, अभी तक सफाई नहीं हुई है इसकी। तो पहले जो प्रधान था उन्होंने विकास नहीं कराया? कराया है, थोड़ा बहुत कराया है, नहीं कराया ये नहीं कह रहे, कराया है उन्हें। गली भी कराई, बनना है कराओ, जब गाँव में कराओ भाई, थोड़ा बहुत जो कहा झूठ बोला है। और पानी की इधर पीछे पानी की व्यवस्था नेक भी नहीं है। हम बहुत दूर से पानी लेके आते भर के, मंदिर पे से पानी भरते हैं। अच्छा, गली में इंटरलॉकिंग हुई गलियों में? नहीं, इधर नहीं हुई है, इधर तो हो रही है और इधर नहीं हुई है। पीछे अभी एक भी गली नहीं हुई है, सारी गली कच्ची नहीं है। ग्रामीणों का मन है कि जो भी प्रधान चुना जाए वह विकास पर चुना जाए, जो स्वच्छ भारत अभियान जैसे सार्थक शब्द का अनुसरण करे और स्वच्छ गांव की परिकल्पना को साकार करे। यही नहीं, गांव में शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए ग्रामीणों की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। मोहम्मदाबाद के ग्रामीणों की माने तो उनके यहाँ पानी की एक बड़ी समस्या है। पानी की व्यवस्था अब तक किसी प्रधान के जरिए दुरुस्त नहीं हो सकी है। साल हो गए, प्रधान ने मेरी नहीं सुनी, अंगूठा लगवाए के फिर दोबारा नहीं सुनी। 6 साल से मैंने कही थी करंजा एकाध कराओ, नहीं सुनी। देवेंद्र बाबा जैसा तो होना नहीं चाहिए। बन्ना का कोई प्रधान नहीं होना चाहिए, कुल मिलाए के जी है। फिर सुनते नहीं है, काम की मोरी चल रही है, रोड पे पानी चल रहा है। कैसा होना चाहिए? बढ़िया प्रधान होना चाहिए। हम काम में अपने आप चुन लेंगे, पब्लिक अपने आप चुन लेगी। या शराब खूब पिलाए वो प्रधान होना? नहीं, शराब वाला बहुत दूर रहना चाहिए। शरीफ, हाँ, शरीफ आदमी चाहिए। अच्छा, गांव में पैसे वैसे की बात चल रही है लोगों? नहीं, चल रही है, कोई बिकने वाला नहीं है, ऐसा कोई बिकने वाला नहीं है। प्रधान अच्छा चुनना चाहते हैं। अच्छा, क्या क्या करवाए प्रधान? क्या करवाए? गली नाले ये सब खराब डले अच्छी तरह से बनवाए और कूड़ा उड़ा द्वार पे गंदगी फैलाते हैं, मच्छर पैदा होते हैं। अच्छा, तो पिछले प्रधान ने ऐसा कोई काम कुछ नहीं किया है। प्रधान बनना आता है तो सड़क पल्ली पार जाते मिलता नहीं है। उससे अपेक्षा यही रखते हैं गांव का विकास हो और ये वृद्धा पेंशन जो सरकारी योजना है उनका लाभ मिले गरीब जनता को। और जो कि रूबरू नहीं हो पाता, उनसे अवगत नहीं हो पाता है, वो मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये जो गंदगी है
इसमें कर्मचारी रखे हुए हैं, वो समय से सफाई कर्मचारी अपना कार्य नहीं करते हैं। आप देख ही रहे हैं ये स्थिति ऐसी गांव की सड़क की मेन रोड की बनी हुई है, तो इस पर ये काम होना चाहिए, साफ सफाई पे विशेष ध्यान होना चाहिए। दूसरी चीज़, अभी हमारे ग्राम पंचायत मोहम्मदाबाद में टीकाकरण का स्पॉट स्थल ग्राम पंचायत भवन रखा गया है, तो वहाँ से वरना होके रोड क्रॉस करके 65 साल का व्यक्ति कैसे जाएगा। तो हमारे प्राइमरी पाठशाला मोहम्मदाबाद, प्राइमरी पाठशाला बन्ना में स्पॉट किया जाए, जिससे हमारी टीकाकरण का लाभ जनता ले सके। बेशक पंचायत चुनाव के जरिए गांव में प्रधान चुनकर पंचायत राज व्यवस्था को जमीनी हकीकत देने के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन नतीजा सिफर का सिफर ही रहता है। ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार प्रधान ऐसा चुना जाए जो गांव के विकास और उसकी व्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, APC न्यूज़, फिरोजाबाद। भाजपा की ओर से जिला पंचायत सदस्यों की सूची जारी होने के बाद पार्टी के प्रत्याशी गली गली गांव-गांव जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 19 से भारतीय जनता पार्टी ने रिंकी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। APC न्यूज़ का कारवां जब रिंकी चौधरी के गांव जादीगढ़ी पहुंचा तो वहां रिंकी के साथ उनके समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ एकजुट होकर प्रचार की बागडोर थामे हुए हैं। कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि वे विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद उनका प्रत्याशी वार्ड में विकास भी कराएगा। जनता के बीच हम विकास के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। यहाँ से जो कोई भी अभी पंचायत सदस्य जीता है उसने तो अभी कोई काम नहीं करवाया। हमारा व्यक्ति जो चुन के जाएगा किसी की खरीद पर नहीं आएगा, पार्टी को वोट देगा और पार्टी से जितना भी मतलब हमारे वार्ड में विकास हो सकेगा विकास करवाएगी। वार्ड नंबर 19 की प्रत्याशी रिंकी चौधरी भी अपने पति अजीत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। रिंकी की दिनचर्या अब बदल गई है। सुबह होते ही रिंकी और उनके पति प्रचार के लिए निकल जाते हैं और रिंकी बताती हैं कि पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। वह पार्टी के विकास के मुद्दे को ही जनता के बीच रख रही हैं और जीतने के बाद वार्ड का विकास भी कराया जाएगा। पार्टी का मुद्दा विकास है, हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बाद जनता की समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे और वार्ड 19 का विकास करेंगे। हालांकि वार्ड नंबर 19 में बीजेपी प्रत्याशी की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल ने भी जाट प्रत्याशी पहले ही उतार दिए हैं, जिससे बीजेपी और उसके प्रत्याशी के सामने जाटों को एकजुट रखने के साथ साथ अन्य जातियों का वोट हासिल करना भी एक चुनौती है। अब यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीजेपी की टिकट पर रिंकी चौधरी को कितनी सफलता मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APC न्यूज़, फिरोजाबाद। यूपी में पंचायत चुनाव अब पूरे शबाब पर हैं। गांव-गांव, गली-गली बस चर्चा है तो चुनाव की। लोकतंत्र की पहली संसद ग्राम सभा 15 अप्रैल से अपने प्रधानों को चुनना शुरू कर देगी। फिरोजाबाद में यह चुनाव 26 अप्रैल को होगा। फिरोजाबाद के टूंडला ब्लॉक के गांव चितरई में जब APC न्यूज़ का कारवा पहुंचा और पंचायत चुनाव पर ग्रामीणों से चर्चा शुरू की तो बात सिर्फ विकास की ही निकल कर आई। करीब 900 मतदाताओं की पंचायत चितरई के मतदाताओं की सुने तो वह अपने प्रधान को विकास परक होने के साथ साथ शांति पसंद भी चाहते हैं। दरअसल गांव वालों की माने तो प्रधान गांव में विकास के साथ साथ शांति व्यवस्था को बनाने और विवादों को निपटाने में भी सक्षम होना चाहिए। यह बात 80 साल के बुजुर्गों से लेकर 18 साल तक के युवाओं तक के मन में रची बसी हुई है कि जो प्रधान गांव में शांति व्यवस्था कायम कराने में सक्षम होगा, चुनाव उसी का किया जाएगा। गांव का विकास करें, गांव में खुशहाली रखें, जो विवाद हैं, परेशानियां हैं, उनको हल करें, गांव के रास्ते वगैरह हैं उनको सही कराएं, विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचें जिससे बच्चों का भविष्य बने। हमें तो ऐसा प्रधान चाहिए। प्रधान अच्छा ही हो, मतलब सबकी सुने। हमें तो यही समस्या मतलब पानी की समस्या है, पानी का समस्या सॉल्व होनी चाहिए। दूसरी बात जैसे खरंजे हैं वो ठीक तरीके से होने चाहिए, पढ़ाने का होना चाहिए, बढ़िया से अच्छा होना चाहिए। हमारा तो यही विचार है। इसलिए फूल सरपंच हूँ। अच्छा, उम्र मेरी 42 साल है। अच्छा, तो बाबा ये बताओ कि अब तक आपने मेरी प्रधानी देखी, कैसा प्रधान होना चाहिए गांव का? क्योंकि या तो प्रधान विकास करे,
अच्छा आदमी होना चाहिए, चार्ज बैलेंस अच्छे होना चाहिए, खुरापाती नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आपके टाइम में तो शायद कम पैसा आता होगा, पंचायत में तो भरपूर पैसा आता है, क्या उस हिसाब से विकास कराने के लिए कैसा प्रदान होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, पैसा काफ़ी आता है, उस हिसाब से प्रधान होना चाहिए। क्या पिछले 5 सालों में विकास हुआ गांव का थोड़ा बहुत? हुआ है। नए प्रधान से अब क्या उम्मीद करते हैं आप? अच्छी करते हैं, देखो 5-6 खड़े रहेंगे, इसके बाद में देखिए। गांव का प्रधान ईमानदार, गांव का विकास करने वाला और झगड़ालू किस्म का नहीं होना चाहिए, समाज की तरफ देखे, ऐसा होना चाहिए, गांव का विकास करे, गांव की नई जनरेशन है उसका साथ दे, बुजुर्गों का आदर करे, ऐसा प्रधान ऐसा चाहिए जो विकास करे, गली घरंजे बिजली जो बेसुविधा होती हैं टंकी लगवाए। इससे पिछले वाले प्रधान जी ने काम कराया है? नहीं कराया, उन्होंने नहीं काम कराया, अब जो भी बाकी काम है वो कराए अपना। छितरई गांव में जब हम मतदाताओं के बीच उनसे उनके प्रधान के बारे में जानकारी कर रहे थे, इसी दौरान हमारी मुलाकात क्षेत्र की ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी से हुई। छितरई के रहने वाले सत्येंद्र चौधरी भी इस बार पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सत्येंद्र चौधरी गांव में विकास की बात तो करते ही हैं, साथ ही साथ गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ गांव में होने वाले झगड़े और विवादों को लेकर भी जागरूक हैं। सत्येंद्र चौधरी बताते हैं कि अगर उन्हें जनता इस बार मौका देती है तो वह कोशिश करेंगे कि गाँव में किसी भी प्रकार के विवादों को उत्पन्न न होने दिया जाए। साथ ही अगर किसी प्रकार का झगड़ा हो भी जाता है तो उसमें गांव में ही सुलह समझौते के साथ शांति व्यवस्था कायम हो सके। मैं एक तो ये चाहता हूँ गांव में पूरे मेरी जब तक मैं रहूँ यहाँ पे इसमें सत्ता में, तब तक कोई भी विवाद ना हो, शांति का माहौल बना रहे। अगर विवाद होता भी है तो दोनों पक्षों में राजीनामा करा दिया जाए। एक ये मुद्दा है, पानी बिजली और रोड की उचित व्यवस्था बनी रहे और गांव में जो भी समाज से भटके हुए लोग हैं उन्हें सही दिशा दिखाने की प्रयास करें। अच्छा, शिक्षा और उसको लेकर क्या आपकी सोच है? शिक्षा, गांव के जो स्कूल हैं अगर टीचर नहीं आते हैं, क्योंकि प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को मिड डे मील मिले और शिक्षा अच्छी मिले, तो उस पर क्या सोचते हो आप? शिक्षा के बारे में मेरा एक मानना है, स्कूल में जो व्यवस्था खराब पड़ी हुई है, न पानी की व्यवस्था है, न बच्चे उसके चक्कर में नहीं जा पाते हैं, या कोई बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था में 5 साल में पूरी करा के टीचर अगर नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम है। ग्रामीण मतदाताओं का रुख विकास को लेकर तो स्पष्ट है ही साथ मतदाता गांव में होने वाले किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े और खुराफाती प्रधानों से भी बचना चाहते हैं। मतदाताओं का मन साफ करता है कि नई सदी में पंचायत राज व्यवस्था को नए रूप में देखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APC न्यूज़, फिरोजाबाद। खूब दीजिए, खूब दान कीजिए, पहले घर में वैक्सीन होने दीजिए। यहाँ स्थिति बहुत भयावह और भयानक हो चुकी है। आपसे सादर अनुरोध है, निवेदन है कि यहाँ की स्थिति को बचाने के लिए पहले भारतवर्ष में वैक्सीनेशन होने दीजिए, उसके बाद में विदेश की वाहवाही लेने के लिए घूमिए। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है, आप नाइजीरिया में, अफ्रीकन तमाम कंट्रीज़ में, इवन पाकिस्तान में वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए घूम रहे हैं। भाई ये बाद में कर लेना, पहले भारत के बच्चे मरे जा रहे हैं। यहाँ पर यह कोरोना नाम की बीमारी महामारी के रूप में सभी जगह पर फैल रही है। आप जगह जगह लॉकडाउन कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं। ये सही नहीं है सर। पहले हमारे हिस्से की हमें वैक्सीन दीजिए। आप अगर हमारी हिस्से की वैक्सीन विदेशों में भेज रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं और अपने देश के बच्चों को मरने के लिए छोड़ देते हैं तो ये गलत है। मेरी आपत्ति का नहीं कर रहे हैं आप विदेशों की वाहवाही लूटने की कि चीन हमसे आगे नहीं निकल जाए। चीन आगे हो या पीछे हो, इससे मतलब नहीं है। चीन का डाटा क्या है, हमारा डाटा क्या है। चीन में 90,000 1 लाख आदमी पहुंचा टोटल इस बीमारी से ग्रसित हुआ। हमारे यहाँ प्रतिदिन का ये रिकॉर्ड हो रहा है। चीन से होड़ ना करें, अपने देश के बच्चों की चिंता करें, नागरिकों की चिंता करें, प्रत्येक व्यक्ति तक वैक्सीनेशन हो सके इसकी चिंता करें। अभी तक ये नहीं हुआ है। आप मास्क न होने के नाम पर लोगों में लठ बजाते घूम रहे हैं, चालान काटते हुए घूम रहे हैं, ये सही नहीं है। दलितों की राजधानी आगरा में अंबेडकर जयंती महोत्सव को लेकर पिछले लंबे अरसे से तैयारियां की जा रही थीं।
लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना के काले बादलों ने एक बार फिर से इस आयोजन को अपने आगोश में ले लिया है, जिसके चलते केंद्रीय समिति व क्षेत्रीय समिति के पदाधिकारी भी ऊहापोह की स्थिति में बने हुए हैं। कोविड-19 के बढ़ते केसेस के चलते यदि जिला प्रशासन नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर देता है तो भीम नगरी महोत्सव की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। इस संबंध में आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने छिपीटोला स्थित सामुदायिक भवन में एक आवश्यक बैठक का आयोजन कर इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस आयोजन के संपन्न हो जाने तक नाइट कर्फ्यू न लगाया जाए। देखिए, कई दिनों से ये मंथन चल रहा है। हमारे एसएसपी से भी बात हुई थी कल, और डीएमसी से निरंतर बातें चल रही है। मुख्यमंत्री जी के शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि भाई 500 से ऊपर संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। शायद डीएम के संज्ञान में ये बात है कि आगरा के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, इस वजह से शायद मैं समझता हूँ, मेरा सोच है कि कभी नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय नहीं है। और उन्होंने खुद भी कहा कि 2-3 दिन बाद हम जैसे सब विचार करते हैं। ये दिक्कत देखिए, इस समय पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन का स्थिति चल रही है और हमारे आगरे में 14 अप्रैल शोभा यात्रा निकलती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जन्म जयंती समारोह है। तो हम लोग इस समय असमंजस की स्थिति में हैं। जिला प्रशासन कह रहा है कि कर्फ्यू लगाएंगे। हम इस स्थिति में कर्फ्यू 14 तारीख के बाद लगे और उसमें यह है कि हमारे जो सब काम हैं वो निपट जाएंगे, और अगर पहले से कर्फ्यू लगा देते हैं तो ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी। जो हमारे झांकी के आयोजक गण हैं उनको कैसे खबर दी जाएगी, किस तरीके से अगर हम जो है कर्फ्यू लगा देते हैं तो उससे जो है भ्रांतियाँ पैदा होंगी। इसलिए हम जिला प्रशासन से, माननीय यहाँ के जो है जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी महोदय से हम निवेदन करते हैं कि कर्फ्यू की जो कार्रवाई हो वो जो है 17 के बाद की जाए, ताकि हम अपने इस भव्य आयोजन को मना सकें। जो बाबा साहब 14 अप्रैल को शोभा यात्रा निकलती है, उसके बाद में जो हमारे 3 दिन के कार्यक्रम होते हैं 15, 16, 17, उसी के बारे में ये जो है आज चर्चा हुई है। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि आज जो है अखबार में निकला है डीएम साहब के माध्यम से कि 1-2 दिन बाद हम लोग कर्फ्यू लगा देंगे। तो इसलिए ज़्यादा चिंता हो गई है कि वो शोभा यात्रा रात को निकलती है। बाकी तो प्रशासन की, शासन की जो भी गाइडलाइंस होंगी वो हम सब मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे। मगर जो मेला है हमारा वो तो मनाना ही है, शोभा यात्रा निकलनी ही है। तो हमारा यही निवेदन है डीएम साहब से कि हमारा जो जिस तरह से कहा है उन्होंने कि 2-3 दिन बाद मैं कर्फ्यू लगा दूंगा, तो उसको और 4-6 दिन आगे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो गाइडलाइंस होगी प्रशासन की उसी तरह चलना है। अगर हमें उन्होंने कहना है मंच में 20 आदमी जाने तो 20 आदमी, अगर वो कहेंगे कि मंच के सामने अगर 200 आदमी है 200 आदमी बुलाएंगे। शोभा यात्रा में अगर वो कहेंगे झांकियों में ज़्यादा भीड़ नहीं हो तो हम लोग, अगर वो कहेंगे 10 लोग होंगे शोभा झांकी में 10 करेंगे, वो कहें अगर 20 लोग होंगे तो 20 करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा पब्लिक नहीं बुलाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बहुत सीमित दायरे में, कोविड को देखते हुए सीमित दायरे में हम शोभा यात्रा निकालेंगे। जो पिछली वर्ष हमारे ये प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, इस साल लोगों में उत्साह है और सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कोई प्रोग्राम रुक रहा हो, सारे प्रोग्राम हो रहे हैं देश के अंदर। तो ये भी प्रोग्राम हमारा उसी तरह से मनना चाहिए जैसे मनता चलाया है। तो यही हमारी डीएम साहब से और एसएसपी साहब से यही निवेदन है कि आप लोग जो है शोभा यात्रा में सहयोग करें और अच्छी तरीके से हम दोनों इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा कर सकें। बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को होनी है, उसमें ये हम लोग भ्रमित हैं। जैसा कि शासन का कर्फ्यू लगेगा, डीएम कहता है कि 2-3 दिन अभी और नहीं लगेगा। तो हमारा कहना ये है कि जिस तरह से मेला आयोजित हो रहा है 50-60 साल से, वैसे ही आयोजित हो। लोगों में भ्रांतियाँ फैल रही हैं कि कर्फ्यू लगेगा या नहीं लगेगा, वो चित्र हो जानी चाहिए। और जब डीएम कहते हैं कि 3 दिन बाद, 3 दिन अभी नहीं लगा रहा हूँ, तो इसका सीधा मतलब 14 तारीख हो गई, तो 14 को कर्फ्यू न लगावें, 15 को लगा दें, तो ताकि उसी तरीके से जिस तरह कार्यक्रम चलता रहता है वैसे ही लोग झांकियाँ निकाल लें और सुबह 5 बजे तक लौट के अपने घर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएम अगर खुद इस बात में भ्रमित हैं कि मैं कर्फ्यू, जबकि गाइडलाइन 500 की थी और 500 से ऊपर चला गया टारगेट, तो 500 पर लगा देना चाहिए आज कर्फ्यू, जैसा उन्होंने कहा था। लेकिन अभी कह रहे हैं आज वो कि 2-3 दिन में और नहीं लगा रहा हूँ, तो 3 दिन का तो सीधे 14 अप्रैल हो गई। तो 14 अप्रैल कर्फ्यू न लगावें ताकि हमारा मेला व्यवस्थित तरीके से जैसे पहला होता रहा है वैसे हो जाएगा। ये स्थिति तो इंटेंसिटी
शासन प्रशासन के द्वारा क्रिएट की गई है। जब उनका कहना है कर आगरा में इतना कोरोना शोभा यात्रा से बहुत फैलेगा, तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं आसाम में, बंगाल में जहाँ जहाँ ये इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ अमित शाह जी, मोदी जी तमाम रैलियाँ कर रहे हैं, वहाँ का प्रशासन क्यों आँख मीच के बैठा हुआ है? वहाँ क्यों नहीं लगाता है? वहाँ कोई कोरोना नहीं फैल रहा। और जो कोरोना के एप्लीकेबल कराने के प्रयास करते हैं केंद्र शासन, प्रदेश शासन, यहाँ का गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो शाह जी हैं, वो खुद अपना मास्क नहीं लगाते हैं, दूसरों को एडवाइस करते हैं। तो भाई पहले उसको खुद को अपने ऊपर एप्लीकेबल करो, जब दूसरों को बताओ। जहाँ तक ये अम्बेडकर जयंती समारोह समिति या शोभा यात्रा का निकालने का प्रश्न है, तो हमारी तो जिला अधिकारी महोदय से ये विनम्र आग्रह है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से और आपके चैनल के माध्यम से, आप जो शोभा यात्रा से पहले अभी आपने 3 दिन के लिए जो पोस्टपोन किया, एक्सटेंड किया है इस कोरोना को, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है, हमारी विनम्र निवेदन ये, आपकी हम्बल रिक्वेस्ट हमारी ये है कि आप इसको 15 को लगाएं। 15 को अगर आप और हमारे ऊपर दया कर सकते हैं तो 17 तारीख को इसको आप कर्फ्यू लगा दें। आप जो भी आपकी नॉर्म्स हैं आप उन्हें लागू करें, हम उसे पूरी तरह से फॉलो करेंगे। आगरा की राजधानी जाटवों की कहने वाली आगरा में 130वीं जयंती बनाई जाएगी। सरकार का जो गाइडलाइन आएगी उसका पालन किया जाएगा। उसी तरह ये भीमनगरी बनाई जाएगी, 14 अप्रैल बनाई जाएगी। सभी लोगों से हम कमेटी के माध्यम से सूचना कर रहे हैं कि गाइडलाइन में जो भी आए उसका पालन करेंगे और बहुत धूमधाम से भीमनगरी और 14 अप्रैल बनाई जाएगी। सर्वप्रथम आगरा के अंदर कई वर्षों से 50-60 वर्षों से अम्बेडकर शोभा यात्रा और करीब 25 सालों से भीमनगरी आयोजन समिति अपना आयोजन करती आई है, जो 14 से लेकर 17 तारीख तक रहता है और 17 तारीख तक 18 तारीख को उसका समापन हो जाता है। पर अभी जिस समय जो कोविड की मारामारी इस खास करके आगरा ज़िले में हो रही है, मेरी शासन और प्रशासन से ये विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि आपने अपनी स्वेच्छा से अभी नाइट कर्फ्यू 3 दिन के लिए स्टे कर दिया है, जिससे हम 13 तारीख तक पहुंच रहे हैं। वो 14, 15, 16, 17 को भी इसको थोड़ा सा ब्रेकेट कर दें, क्योंकि ये महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हम जन्म उत्सव बनाते हैं और लाखों करोड़ों दलितों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। इस आस्था का भी शासन और प्रशासन ख्याल रखे और इस चीज़ पे विशेष आग्रह हमारा उनसे कि कोविड की गाइडलाइन जो भी आएगी उस पर हम पालन करेंगे, पर अभी जो भ्रम की स्थितियाँ उनको क्लियर कर दें, जिससे हम आगे मेला को ले जाएं और भव्य बनाने का जो सदियों से बनाते हैं ना उसी आधार पर उसको बनाया जाए। 10 अप्रैल हो गई है, आज भी हम लोग संशय की स्थिति में हैं कि कोरोना की अम्बेडकर जयंती जो हम मनाने जा रहे हैं आगरा वासी बहुत हर्षोल्लास से बनाते हैं और इस बार भी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। शासन प्रशासन से हमारा यही निवेदन है, जैसे कि उन्होंने 3 दिन के लिए कोरोना को नाइट कर्फ्यू को पोस्टपोन किया, इसी तरह हम 2 दिन का और हम उनसे समय हम कहेंगे कि 2 दिन का समय माननीय जिलाधिकारी हमें दें, जिससे कि हमारा ये महामानव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जयंती धूमधाम से हम लोग मना सकें। गौरतलब है कि आगरा में आयोजित होने वाली भीमनगरी उत्तर भारत में दलित समाज के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, जिसको लेकर बाबा साहब के मानने वाले पूरे 1 वर्ष तक इंतजार करते हैं और उनके जयंती को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। पिछली साल कोरोना वायरस के चलते भीमनगरी महोत्सव की सिल्वर जुबली नहीं बन पाई थी। इस बार आयोजक उत्साहित हैं और प्रशासन की ओर आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है। झूलेलाल भगवान से प्रार्थना करता हूँ हर एक परिवार में सुख शांति रहे। झूलेलाल जयंती इस साल हमने थोड़ा उसमें परिवर्तन किया है कोरोना की वजह से। पहले हमारी सवारियाँ निकलती थी, उसमें थोड़ा परिवर्तन करके हमने मेले का रूप दिया है। मेले का रूप हमने इसलिए दिया है कि जैसे पब्लिक का बोझ हमारे ऊपर मेले पे नहीं पड़े। पब्लिक आए जाए, जैसे 200 आदमी से ज़्यादा मेले में पब्लिक नहीं रहे, उसमें चेंज किया है। उसमें कलाकार बॉम्बे से भी कलाकार आ रहे हैं, भरतपुर से भी आ रहे हैं, कोटा से भी आ रहे हैं। बड़ा आलिशान मेला करने जा रहा है सिंधी समाज का। इसके लिए मैं अपना भोजवानी साहब को बधाइयाँ देता हूँ, सारी भोजवानी साहब और अपना सूर्य भाई
कि इसमें मेहनत है, भगवान करके इसकी मेहनत सफल हो, यही मेरी झूलेलाल भगवान से प्रार्थना है। सिंधी सेंट्रल पंचायत के तत्वाधान में जय झूलेलाल मेला कमेटी ने राष्ट्रीय स्तर का एक भव्य और दिव्य मेला यहाँ कोठी मीना बाजार में आयोजित किया है। पहले ये मेला 1 दिन का था, लेकिन कोरोना के कारण हमने ये मेला 2 दिन का किया। समय 6 बजे से था, कोरोना के कारण समय 4 बजे से किया है। उसका विधिवत शुभारंभ कल हमारे आगरा के संत और आदरणीय जीवितराम करीरा जी मिलकर करेंगे। आपके माध्यम से, निमंत्रण पत्र के माध्यम से शहर के समस्त वर्गों को हमने यह शामिल किया है और सबसे आग्रह किया है कि प्रत्येक घंटे में 200-150 लोग आएँ और वो जाएँ फिर आएँ, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का भी हमें पालन करना है। इसी कड़ी में जय झूलेलाल मेला कमेटी ने आगरा के सिंधी विभूतियों, जिन्होंने आगरा के सिंधी समाज का नाम रोशन किया है, चाहे वो हमारे संत हों, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हमारे स्टूडेंट हो, या लोकतंत्र रक्षक सेनानी हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, ऐसे लोगों को सम्मान करने का काम किया है। देवलोक है, इसमें वैष्णो देवी गुफा है, झूले हैं और बड़ा कार्यक्रम है। इसके अंदर मनोरंजन के सारे व्यवस्था हैं। एक बहुत बड़ा कार्य हमने इसमें और किया है, जो हमारी सिंधु सभ्यता है, सिंधु संस्कृति है, उसका एक बहुत बड़ा भवन हमने तैयार किया है, जिसमें सारे सिंधी संतों के इसमें मंदिर बनाए गए हैं। जो सिंधी तीर्थ स्थल थे यहाँ या सिंध में रह गए वो, और जो हमारे पुराने जैसे कवि है, गायक कलाकार है, ऐसे लोगों को भी हमने उसमें स्थान दिया है, तो वो देखने लायक है। झूलेलाल का भवन भी दिया है, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे। बहुत तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 11-12 तारीख को कोठी मीना बाजार में जो भव्य आयोजन मेले का किया जा रहा है, ये काफ़ी वर्षों से समाज में एक मांग थी कि संयुक्त रूप से एक जगह मेला किया जाए, और आज वो सपना जो है पूरा होने जा रहा है। मैं समाज से आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मास्क और सैनिटाइज़र दोनों का 2 गज की दूरी, सुरक्षा है ज़रूरी। हमारी टीम भी पूरी उस बात का ध्यान रखेगी, जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस हैं उसका हम लोग पालन करेंगे। और जनपद वासियों को अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और भगवान झूलेलाल का आशीर्वाद प्रदान करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी की जयंती का अवसर है। ये बड़ा पावन पर्व हम लोगों के लिए। इसमें इस बार थोड़ा सा हमने परिवर्तन ये किया है कि 11 और 12 अप्रैल को कोठी मीना बाजार में ग्राउंड में जो है ना मेले का आयोजन किया गया है। उसके पीछे मकसद ये है कि मेले जो हम लगाए जाया करते थे, सिंधी संस्कृति, सिंधी भाषा और सिंधी पहनावा और खान पीन और सिंधियों के संत और महापुरुषों के वहाँ पर दर्शन जो हम वहाँ कराने जा रहे हैं। क्योंकि मेले के ग्राउंड का हमने थोड़ा बड़ा रखा है, ताकि उसमें जो पब्लिक आए, बारी बारी से लोग आएँ और डिस्टेंसिंग मतलब थोड़ी दूरी बनाते हुए साथ में, और वहाँ पर जो महापुरुषों के दर्शन हम लोग करवा रहे हैं, सिंधी समाज के संत रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता रहा है, जो कि सबसे सभ्य है। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चों में वो संस्कार आएँ। हमारे भगवान झूलेलाल जी जो हमको रास्ता बताया सत्यता का, वो हम लोगों को बताएँ, और सिंधी बच्चे कलाकार जो अपने अलग अलग वो वहाँ पर प्रदर्शन करें और खान पीन का लुत्फ़ उठाएँ और इस उत्सव को, पावन पर्व को बड़े अच्छे से मनाएं। बाकी कोरोना काल की सारी सावधानियों को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। ये मेला भव्य लगने जा रहा है, और इस मेले के लिए शहर के अंदर जो हमारे समाज के अंदर जो है बहुत बड़ी खुशियाँ हैं। बहुत हर्ष के साथ जो है लोग बार अपना व्यक्त कर रहे हैं, अपने विचार कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से तो मैं ज़्यादा और ना कहते हुए केवल इतना ही कहूँगा, हलो हलो मेले में, झूलन जे मेले में, मौज मनायूं मेले में। सिंधी समाज इस बार जो है इस मेले में आके मौज मनाएगा और इतिहास के अंदर याद करेगा हमारा समाज कि अगर कोई मेला लगा तो 2021 के अंदर कोठी मीना बाजार के अंदर ये मेला लगा है, जिसकी भव्यता देखते ही अलग ही उसका आनंद आएगा। तो ऐसी मैं शुभकामनाएं पूरी समाज को देता हूं और बधाई देता हूं कि चेटी चंद के इस अवसर पर भगवान झूलेलाल जी का सबके ऊपर कृपा रहे, और ये जो कोरोना काल का जो समय आया है उससे हमें सबको मुक्ति मिल सके। हमारे यहाँ सिंधियत की सतरंगी शाम का जो आयोजन होने जा रहा है 11 और 12 को, वास्तव में वो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, क्योंकि भगवान झूलेलाल इष्ट देवता भगवान झूलेलाल की जो कृपा आगरा वालों पे बनी है, वास्तव में आप देख रहे हैं कोरोना काल में भी जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर झूलेलाल जी ने कृपा करी है,
और मीना बाजार फील्ड में इतना बड़ा आयोजन होना एक अपने आप में वास्तव में 1 तारीख से जब हम वहाँ पे डेरा डाल के व्यवस्था देख रहे हैं, चाहे वो 40 की धूप हो चाहे वो 45 की धूप हो, 11 और 12 का जो विशाल मेला होगा जिसमें हम लोगों ने सभी लोगों को आमंत्रित किया हुआ है और समय समय पे सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सैनिटाइजर है, मास्क है, सोशल डिस्टेंस है, उसको देखते हुए हम तो अपने समाज के साथ साथ अपने जो धार्मिक और जो गणमान्य लोग हैं उन सबसे कहेंगे इस मेले का आनंद लें।